Welcome back to Schematicus, and we're back again with another chapter for JEE and NEET, and this is direct current circuits for JEE and NEET. And since ये बहुत ही लंबा चैप्टर नहीं है, rather it is a short chapter, we'll cover it in one shot today's video. तो यहाँ पे direct current circuits, first of all let's know what does it actually mean. Direct current circuits यानी कि ऐसे circuits जिसमें direct current DC current flow करती है. DC का मतलब डायरेक्ट करंट एक ऐसी काइंड की करंट होती है जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, एंड करंट की जो मैग्नीट्यूड होती है एंड इवन वोल्टेज होता है ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द एंटायर सर्किट एंड इट डज नॉट चेंज इवन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दो काइंड के करंट सर्किट्स होते हैं, डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट सर्किट्स एंड एसी सर्किट्स यानी कि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स. जो एसी सर्किट्स होते हैं उसके डिस्कशन लेटर ऑन आफ्टर स्टडिंग इवन मैग्नेटिज्म होगी. वहां पे बेसिकली क्या होता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है एंड करंट भी खुद टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहता है. दैट इज व्हाट वी से. तो यहाँ पे नॉर्मली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डीसी सर्किट्स की बात करेंगे. फॉर एनालाइजिंग डीसी सर्किट्स एट फर्स्ट हम लोगों ने रेजिस्टेंस की डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है. हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है. हम लोग अब रेजिस्टेंस को दो पार्ट में देखेंगे, जब रेजिस्टर्स को सीरीज में और रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. एज वी नो कि रेजिस्टर्स जैसे कैपेसिटर्स को सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट कर सकती हैं. रेजिस्टर्स को भी कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके हम लोग डिफरेंट रेजिस्टेंसेस निकाल सकते हैं. तो इसके लिए दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं. जो पहली होती है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन. जो दूसरी कॉम्बिनेशन हम लोग एनालाइज करेंगे ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन. ऐसी भी कॉम्बिनेशन हो सकती है जहां पे सीरीज एंड पैरेलल दोनों हो. तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं सीरीज पैरेलल में कैसे रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं. यहाँ पे अगर आपके पास एक रेजिस्टर ऐसा है तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टर की एंड है ये किसी दूसरे रेजिस्टर की एंड से कनेक्टेड होगी. इसके पास R1 रेजिस्टेंस है, इसके पास R2 रेजिस्टेंस है. This is how what it means to have a series combination of resistors. Series combination of resistors में जो हमें नेट रेजिस्टेंस मिलती है between these two points जिसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, अगर उसके डिस्कशन करें तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच हमारे पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसे V1 बोल सकते हैं एंड इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V2. अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ये V1 प्लस V2 होगा. लेकिन सिंस यहाँ से यहाँ तक जाने की एक सिंगल तरीका है, दैट इज दिस इज द सिंगल पाथ वी कैन फॉलो फॉर गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी ऑब्वियसली करंट सिंस यहाँ पे पहली बात इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, लेकिन जो करंट फ्लो करेगी जितनी इस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगी उतनी ही इस रेजिस्टर के थ्रू भी करंट फ्लो करेगी. तो यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये ऐड हो जाएगा ऑफ दिस प्लस में इसका वोल्टेज जो करंट फ्लो करेगी वो सेम होगी. तो अगर हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखें जो V1 है दैट इज नथिंग बट IR1 एंड जो V2 है दैट इज नथिंग बट IR2. अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ तो ऑब्वियसली दैट मीन्स जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज होगा दैट इज नथिंग बट V इक्वल्स V1 प्लस V2 इक्वल्स IR1 प्लस IR2. एंड सिंस सेम करंट थ्रू बोथ रेजिस्टर फ्लो कर रही है इसे मैं I कॉमन लेके R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ, जहाँ से मुझे मिलेगा कि अगर मैं I को इस साइड भेज दूँ वी हैव V ओवर I इक्वल्स R1 प्लस R2. जो V है हमारी इट इज नथिंग बट जस्ट अनदर काइंड ऑफ वोल्टेज, द वोल्टेज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. तो हम लोग ऐसे कुछ डिफाइन कर सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक रेजिस्टर है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक रेजिस्टर है जिनकी रिस्पेक्टिव वोल्टेजेस गिवन है. तो अगर मैं कुछ ऐसा डिफाइन कर दूं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच हमारे पास एक सिंगल रेजिस्टर है जो कि इन दोनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस कर सकता है, जैसे हम लोग एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं. तो अगर वो डिफाइन करना चाहें तो द वोल्टेज बिटवीन द एंड्स ऑफ दीज टू रेजिस्टर्स, तो यहाँ पे दिस रेजिस्टर तो दैट इज ऑब्वियसली V डिवाइडेड बाय में वही सेम सिंगल करंट फ्लो कर रही है सो इट इज नथिंग बट V ओवर I हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. यानी कि जो नेट रेजिस्टेंस इन अ वे हम लोग कहना चाहते हैं दिस इज नथिंग बट R1 प्लस R2. अगर हमारे पास और भी रेजिस्टर्स हैं लाइक you have R3 और you even have R4, all you have to do is add them. तो जो रेजिस्टर होता है ये
नॉर्मल एल्जेब्रिक रूल्स के अकॉर्डिंग इनकी एडिशन होती है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। रिमेंबर, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए वैलिड है। आपके पास कितने भी रेजिस्टेंसेस हैं, यू कैन जस्ट डायरेक्टली ऐड देम। वेल, जो कैपेसिटर में जो होता है तो वहां पे कैपेसिटेंस बेसिकली रेसिप्रोकली ऐड होती है। कैपेसिटर्स में रेसिप्रोकली सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड होता है। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट वाला देख लिया। सेकेंड काइंड की कॉम्बिनेशन देखते हैं। सेकेंड काइंड की कॉम्बिनेशन में हमारे पास रेजिस्टर कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, यानी कि समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस R1 ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ R2 ऑब्वियसली। लेकिन आपको ऐसा काइंड का सर्किट दिखेगा नहीं। यहाँ पे एक वोल्टेज को यहाँ पे ना बेसिकली एक EMF के लिए भी एक सोर्स होगा। हाँ, दिस इज हाउ यू कैन हैव इट। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है थ्रू दिस रेजिस्टर, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। फिर यही करंट आ रही है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ये आई करंट यहाँ से पहले जाएगी इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस काइंड के सर्किट में ये करंट फ्लो कर रही है। दैट इज अ डायरेक्ट करंट सर्किट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेसिकली एनालाइज करना चाहें कि जो नेट रेजिस्टेंस होगा बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वो क्या होगा, अगर इसको और सिंपल बनाना चाहें सो या इट इज येट इवन पॉसिबल, क्योंकि दिस काइंड ऑफ डायग्राम लुक्स आर रादर टू कॉम्प्लिकेटेड। फिर भी ऑल वी हैव टू डू इन दोनों पॉइंट्स, लाइक ऐसे काइंड के बहुत सारे आप केसेस देख सकते हो। लाइक यहाँ पे हाँ हमारे पास, एंड हम लोगों ने बेसिकली क्या किया कि इसको कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया। हाँ, सो दिस इज रादर अ लिटिल मोर काइंड ऑफ बेटर सर्किट डायग्राम, जो कि हम लोग डीसी सर्किट्स के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। करंट बेसिकली यहाँ से फ्लो करेगी एंड इसे हम लोग कुछ ऐसे काइंड के करके क्लोज भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, से इसके पास है हमारा रेजिस्टेंस R1, इसके पास R2। दिस इज जस्ट अ बैटरी एंड EMF सोर्स। हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो नेट रेजिस्टेंस होगी, ऑफर होगी, वो क्या होगी, उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ पे जब करंट इंटर करेगी, सो बेसिकली से आई अमाउंट की करंट इस पाथ को इंटर करेगी, तो यहाँ पे करंट दो पाथ में ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे एक सिंगल पाथ था जो करंट फॉलो कर रही है, यहाँ पे I1 अमाउंट की करंट यहाँ से इंटर करेगी, I2 अमाउंट की करंट यहाँ से इंटर करेगी। लेकिन सिंस हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव होती है बाय नेचर, तो ऑब्वियसली आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस पाथ से जाओ या फिर इस पाथ से जाओ, द वर्क डन शुड बी जस्ट द सेम, जिसकी वजह से इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इफ यू गो फ्रॉम हियर वही है एंड यहाँ से भी वही है। पोटेंशियल डिफरेंस इस पाथ इंडिपेंडेंट सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वोल्टेज सेम होगी। तो इस केस में ऑल वी हैव टू डू इज कि V इक्वल्स I1 R1 हो सकता है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू I2 R2। तो यहां से हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, ऑल्सो जो हमारी नेट करंट है दैट इज फ्लोइंग, ये इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गई। सिंस करंट एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर्स के अकॉर्डिंग ऐड होगी। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि I1 इज नथिंग बट V बाई R1 एंड I2 इज नथिंग बट V बाई R2। तो अगर मुझे टोटल करंट चाहिए विच इज I, सो इट इज I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2। तो यहाँ से V को कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल्स I बाई V। तो ये जो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल्स I, जो कि हमारी टोटल करंट है फ्लोइंग बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, डिवाइडेड बाई में वोल्टेज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो यहाँ से हम लोग थ्योरी में क्या कह सकते हैं, एटलीस्ट इन थ्योरी, कि दीज टू रेजिस्टर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल रेजिस्टर, जिसके पास एक रेजिस्टेंस होगी जिसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि इन दोनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर सकती है। दैट इज हाउ वी डिस्क्राइब इट। तो उसके लिए ऑब्वियसली इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है V डिवाइडेड बाय में द टोटल करंट फ्लोइंग, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। इसी का इनवर्स करें सो दैट इज I बाई V, यानी कि 1 बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। सो जब हम लोग रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं, कंबाइन करते हैं, सो देन द रेजिस्टर्स आर एडेड, रेजिस्टेंसेस टू बी मोर प्रिसाइज आर एडेड रेसिप्रोकली। तो यहाँ पे रेसिप्रोकली आपको ऐड करना है।
no matter how many resistors you have. For the special case of two resistors, obviously R equivalent R1 R2 divided by में R1 plus R2 हो जाएगा, but this is the more general equation. Also यहाँ पे अगर हम लोग इसको कैपेसिटर्स के डिस्कशन से कंपेयर करें तो कैपेसिटर्स में सीरीज में बेसिकली अलजेब्रिकली ऐड हो रहे थे, रेसिप्रोकली ऐड हो रहे थे, पैरेलल में अलजेब्रिकली ऐड हो रहे थे, वेल यहाँ पे हैपेंस जस्ट द ऑपोजिट ऑफ दैट. तो ये हम लोग ने देख लिया कि रेजिस्टर्स कैसे ऐड करते हैं फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन. ऑल्सो हमारे पास ऐसी कॉम्बिनेशन हो सकती है जहाँ पे रेजिस्टर्स सीरीज में भी हो, पैरेलल में भी हो. लाइक से फॉर एग्जाम्पल यू हैव द केस कि यहाँ पे कुछ ऐसा हमारा केस हो गया, यहाँ पे आपके पास R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है. इस केस में ऑल यू हैव टू डू कि पहले R2 एंड R3 को रेसिप्रोकली ऐड करो, तो ये हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3 यहाँ का R इक्विवेलेंट, सो दैट इज R2 R3 डिवाइडेड बाय में R2 प्लस R3. ये हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतने के लिए हो गई, इन दो पॉइंट्स के लिए टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए. सो दिस इज नथिंग बट R1 प्लस में से सब सीरीज कॉम्बिनेशन एज्यूम कर सकते हैं, सो दैट इज R1 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाय में R2 प्लस R3. एंड ऐसे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है. सो मेनली दो कॉम्बिनेशन है, सीरीज एंड पैरेलल, ये दोनों समझ आ गए. सो यू कैन डू ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ say combination problems on resistors. And now let's move on. So first of all right, and now we are back once again, and अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट किरचॉफ्स रूल्स या फिर किरचॉफ्स लॉ. ये बेसिकली जो लॉज होते हैं दीज आर एक्चुअली रियली हेल्पफुल फॉर अस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सिंस अभी तक आपने जितने भी लॉज पढ़े हैं, नॉट बाई ऑल ऑफ देम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड काइंड के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. इसलिए जब आपके पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड रियल में सर्किट्स हैं, स्पेशली विल डिस्कस अबाउट डीसी सर्किट्स, दो एसी सर्किट्स में भी दे आर ऑफ कोर्स वैलिड. एंड जब आप अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स पढ़ोगे तो उसमें यू विल सी कि किरचॉफ्स रूल्स आर रियली यूजफुल. लेकिन करेंटली एज फोकसिंग ऑन डीसी सर्किट्स, किरचॉफ के दो रूल्स हैं. जो पहला होता है, लेट्स कॉल इट द लूप रूल. जो दूसरा है, लेट्स कॉल इट द जंक्शन रूल. लूप रूल एंड जंक्शन रूल बेसिकली दो काइंड के टर्म्स को डिफाइन करता है, लूप एंड जंक्शन. लूप बेसिकली क्या होता है? लूप होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक काइंड का सर्किट है, यहाँ पे आपने एज्यूम किया कि एक रेजिस्टर है एंड यहाँ से एक काइंड की ईएमएफ सोर्स कनेक्टेड है, दैट इज अ बैटरी और समथिंग लाइक दैट, एंड से यू हैव समथिंग लाइक अनदर काइंड ऑफ थिंग कनेक्टेड राइट है. यहाँ पे आपके पास एक दूसरा रेजिस्टर और समथिंग, या आपके पास कोई भी ऐसा काइंड का एज्यूम सर्किट है. तो इसमें आपके पास जितने क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होंगे उन्हें आप एक लूप बोलते हो. यहाँ पे एक सिंगल क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है, यानी कि ये वाला पाथ, तो इसे आप एक लूप बोलते हो. दिस इज यू हैव अ सिंगल लूप इन दिस काइंड ऑफ सर्किट. आपके सर्किट्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं. हाउ कैन बी दे इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड? यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा काइंड का सर्किट हो सकता है where you have something like this connected over here, where you have something like another resistor connected over here. So अगर आपके पास एक ऐसा काइंड का, एंड यहाँ पे आप ये एज्यूम कर लो यू हैव अ रेजिस्टर और एज्यूम अ कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर है या, तो यहाँ पे इस काइंड के जो सर्किट्स होंगे यू कैन सी कि यहाँ पे दो क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है, एक ये वाला एंड एक ये वाला. तो जो किरचॉफ का लूप रूल है ये इन लूप्स को डिफाइन करता है. एंड आई विल टेल यू कि इट इज नथिंग बट, किरचॉफ का लूप रूल इज नथिंग बट जस्ट अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फैक्ट कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये कंजर्वेटिव होती है. लूप रूल ये कहता है कि इफ यू गो अराउंड अ लूप इन अ सर्किट, तो यहाँ पे ना अराउंड अ लूप जाने पे व्हाट यू गेट कि इन दी एंड जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टोटल वोल्टेज, ये हमेशा जीरो होता है. The total voltage in a loop is always zero. Basically अगर यहाँ पे assume कर लें कि यहाँ पे अगर आप देखो कि इसकी जो वोल्टेज होगी, इसकी बेसिकली EMF, इसको आप ऐड करो, फिर इसकी जो वोल्टेज होगी इसके इन पॉइंट्स के बीच, इसको ऐड करो, फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज को ऐड करो, एंड फिर आपको जो नेट रिजल्ट मिलेगा ये हमेशा जीरो मिलेगा. वैसे यहाँ पे ये वाली लूप के लिए एंड ये वाली लूप के लिए इसकी जो वोल्टेज होगी एंड इसकी जो वोल्टेज होगी, इसको ऐड करो, इसकी जो वोल्टेज होगी इसकी वोल्टेज होगी, ऐड करो. दोनों केसेस में आपको क्या मिलेगा?
कि जो नेट वोल्टेज होगी इन दी एंड आपको जीरो मिलेगी. दैट इज व्हाट किरचॉफ्स लूप रूल सेज. इट इज नथिंग बट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फैक्ट कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है. क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है मतलब वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. वर्क डन सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है. इसका मतलब अगर आप किसी पॉइंट को लीव कर रहे हो एंड वापस उस पॉइंट पे आ जा रहे हो तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पास पे डिपेंड नहीं करता है. तो यहाँ पे द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हो जाएगी. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो. क्योंकि हम लोग लूप के अराउंड जा रहे हैं. सो अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, सारी वोल्टेजेस को ऐड कर रहा हूँ, तो जब मैं वापस इस पॉइंट पे आऊंगा, सिंस हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, इसीलिए वापस इस पॉइंट पे आने तक जो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलनी चाहिए वो जीरो होगी. दैट्स व्हाई इट डिस्कसेस ओनली अबाउट क्लोज्ड लूप्स कि क्लोज लूप में जो टोटल वोल्टेज होगी ये हमेशा जीरो होगी. वोल्टेजेस के साइन कैसे लेंगे अक्रॉस रेजिस्टर्स, अक्रॉस सोर्सेज एंड स्टफ, वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है. सो अराउंड द लूप हमेशा जो हमारी सिग्मा, व्हाट यू कॉल सिग्मा वी, दिस इज ऑलवेज जीरो. दैट इज व्हाट इट इज अबाउट. जो जंक्शन रूल है, दिस टॉक्स अबाउट करंट. जंक्शन रूल इज बेसिकली नथिंग कि यहाँ पे तो हमारा एक लूप हो गया, दिस इज अ लूप वन, दिस इज अ लूप टू. जो जंक्शन रूल होता है ये जंक्शंस के डिस्कशन करता है जहाँ पे थ्री और मोर वायर्स क्रॉस करते हैं. दैट इज दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जंक्शन. लाइक यहाँ पे दो वायर्स आर कनेक्टेड, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो. लेकिन ये वाला पॉइंट देखो तो ये पॉइंट हम एक जंक्शन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे थ्री वायर्स आर कनेक्टेड. एक ये वाला वायर हो गया, एक ये वाला वायर हो गया, एक ये वाला वायर. तो जहाँ पे थ्री वायर्स कनेक्टेड होंगे इन पॉइंट्स को हम लोग जंक्शन बोलते हैं. सो इसमें दो जंक्शन है, दो लूप है एंड इवन अलोंग विद दैट दो जंक्शन है. तो किरचॉफ का जो जंक्शन रूल बोलता है कि इससे हमारे पास एक ऐसा जंक्शन है कि आपके पास समथिंग लाइक दिस है. यहाँ से करंट I1 फ्लो कर रही है, यहाँ से करंट I2 फ्लो कर रही है एंड यहाँ से इनकी कंबाइंड करंट I3 निकल रही है. जो जंक्शन रूल कहता है कि जो टोटल करंट इंटर कर रही है या फिर कह दो कि जो टोटल करंट लीव कर रही है किसी भी जंक्शन को, ये हमेशा जीरो होती है. ये जीरो कैसे होती है? अगर यहाँ से I1 आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है, तो हम लोग बोलते हैं ये जो I3 नीचे निकलेगी ये I1 प्लस I2 के इक्वल होगी. इसका मतलब जितनी करंट किसी भी जंक्शन को इंटर करती है उतनी करंट उस जंक्शन को लीव भी करेगी. दैट इज व्हाट इट मीन्स टू से. तो यहाँ से बेसिकली I1 आ रही है, यहाँ से I2, तो यहाँ से I3 निकल रही है. I3 मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2. सिंस हम लोग जानते हैं कि दिस इज नथिंग बट अगेन अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फैक्ट कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व, क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. तो यहाँ से अगर इतना चार्ज आ रहा है, यहाँ से आ रहे हैं एंड यहाँ से निकल रहा है, तो ऑब्वियसली चार्ज कंजर्व्ड है, क्रिएट डिस्ट्रॉय होगा नहीं. तो ऑब्वियसली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विल ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट. तो द करंट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू दिस. तो यहाँ पे इसको बेसिकली दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू. दिस विल ऑल्सो बी हेल्पफुल व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू जंक्शन. अब लूप रूल की डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें साइंस कैसे लेते हैं. से हमारे पास ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एन ईएमएफ सोर्स. तो आप कोई भी डायरेक्शन चूज कर लो अक्रॉस विच यू आर ट्रैवलिंग, कि आप एक लूप बना लो. अगर आपके पास एक एक्चुअल में लूप इस सर्किट में बन सकता है, ये वाला सर्किट एज्यूम करते हैं, चलो ये वाला सर्किट एज्यूम करते हैं. तो यहाँ पे लूप के अकॉर्डिंग या तो आप काउंटर क्लॉकवाइज ट्रैवल करो या फिर क्लॉकवाइज. बट इट डिपेंड्स कि अगर काउंटर क्लॉकवाइज ट्रैवल करो, से हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज छोड़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पिक अप एन ईएमएफ सोर्स. हमारे पास एक ईएमएफ सोर्स है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. जब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल यू आर ट्रैवलिंग इन द लूप, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये जो एप्सिलॉन वाला टर्म होगा, एप्सिलॉन यानी कि हमारे ईएमएफ, ये तब हम लोग पॉजिटिव लेंगे इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. अगर आप क्या कर रहे हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल कर रहे हो, इस केस में तो हम लोग ईएमएफ को जब ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन की जगह नेगेटिव एप्सिलॉन पुट करते हैं, क्योंकि हमें टोटल सम तो जीरो करना है. तो कुछ हमारे वोल्टेजेस पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे. पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल करो तो एप्सिलॉन को नेगेटिव लेना है. रेजिस्टर्स की डिस्कशन करें तो यहाँ पे बेसिकली से हमारे पास किसी रेजिस्टर
के अलोंग इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो जब आप करंट की किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो कर रही है, उस करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट आप ट्रैवल कर रहे हो, इसका मतलब आपको IR को पॉजिटिव लेना है। व्हाट इज दिस IR थिंग? करंट I ट्रैवल कर रही है, रेजिस्टेंस R है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वोल्टेज कितनी बनेगी? इसके अक्रॉस वोल्टेज है, इसके भी अक्रॉस वोल्टेज है, वोल्टेज इज IR, इसको पॉजिटिव लोगे IR को तब जब आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो। वहीं अगर आपके पास एक रेजिस्टर है जिसमें आप करंट के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, तब इसकी जो वोल्टेज होगी यानी कि IR वाली टर्म, ये आपको नेगेटिव लेनी है। दिस इज हाउ यू डिस्कस। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल आप देखोगे, इन दी एंड आपको हमेशा मिलेगा कि जो सिग्मा V होता है ये 0 होता है, जिससे आप बहुत सारे अननोन करंट्स या फिर रेजिस्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट किरचॉफ्स रूल्स, द लूप रूल एंड जंक्शन रूल। उसके आगे लेट्स मूव फॉरवर्ड, बट बिफोर वी स्टार्ट ओवर द नेक्स्ट टॉपिक, लेट मी पॉज। Now let's discuss a little bit about RC circuits. RC circuits यानी कि resistance and capacitors circuits. RC circuits basically ये उन केसेस में यूज होते हैं जब हमें किसी कैपेसिटर को चार्ज या फिर डिस्चार्ज करना होता है। यहाँ पे हम लोग पहले अपना एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक EMF सोर्स है which will be really necessary for charging or discharging a capacitor. डिस्चार्ज करने के लिए कैपेसिटर पे पहले से चार्ज होगी, वहां पे EMF सोर्स की जरूरत नहीं होती। हम लोग चार्जिंग अ कैपेसिटर के एग्जांपल से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। तो यहाँ पे हमारे पास EMF सोर्स है, रेजिस्टर है एंड कैपेसिटर है, एंड फिर बेसिकली वी नो कि जो हमारी EMF सोर्स होगी, लेट मी टेक इट समथिंग लाइक दिस, हाँ यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। तो ऑब्वियसली वी नो कि यहाँ पे इसके पास एप्सिलन, हम लोग एप्सिलन एज्यूम कर लेते हैं, EMF रेजिस्टेंस R हो गई, इसकी कैपेसिटेंस C एज्यूम कर लेंगे। जब इसमें से करंट फ्लो करने स्टार्ट होगी, इस डायरेक्शन में स्टार्ट होगी, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे करंट I एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये करंट जब आएगी इस डायरेक्शन में होगी, ये इस डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पे इस वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर करेगा, इस वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज अपीयर करेगा। जो इनिशियल करंट इस सिस्टम में होगी, जिसे हम लोग I0 से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नथिंग बट द इनिशियल वोल्टेज। सिंस यहाँ पे रेजिस्टेंस में जब करंट इस्टेब्लिश होगी तब इंस्टेंटली तो कोई वोल्टेज वी कैन नॉट से अबाउट दैट, द टोटल इनिशियल वोल्टेज तो एप्सिलन होगा डिवाइडेड बाय में टोटल रेजिस्टेंस, इतनी इनिशियल करंट इसमें इस्टेब्लिश होगी। कैपेसिटर एज चार्ज होते जाएगा, इन दी एंड करंट 0 हो जाएगी। किरचॉफ का रूल, लूप रूल लगाएं, गोइंग अराउंड अ लूप something like this direction, तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ व्हाट, ऑफ बेसिकली दिस EMF सोर्स, एप्सिलन पॉजिटिव ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग इन डायरेक्शन ऑफ करंट ट्रैवल करेंगे, तो IR टर्म को नेगेटिव, सो माइनस में I टाइम्स R हो गया। किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंटेनियस करंट I के लिए, दैट्स वाई I को हम लोग स्मॉल I से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड फिर अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहे हैं, तो इसे माइनस में एज्यूम कर लेंगे। इसके पास वोल्टेज कितना होगा, नथिंग बट C ओवर में, ये हो जाएगा Q ओवर में C। जब करंट I है तो इसके पास चार्ज Q है, ये 0 हो जाएगा। लूप रूल लगाए हैं तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि I टर्म हमें मिल सकता है, तो IR इज नथिंग बट एप्सिलन माइनस Q ओवर C, तो I हो जाएगा हमारा एप्सिलन ओवर R माइनस Q ओवर RC। फाइनल करंट की बात करें तो फाइनली जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो करंट 0 हो जाएगी। इसका मतलब फाइनली अगर देखें तो एप्सिलन ओवर R हो जाएगा फाइनल चार्ज, दिस इज द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर ओवर में RC के इक्वल, R से R कैंसिल हो गया। यहाँ से हमें पता चल रहा है जो कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज होता है ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इट ओनली डिपेंड्स ऑन द EMF of the EMF source and on the capacitance of the capacitor itself. That is what we have got from here. तो ये हमें एक चीज पता चल गई, अगर किसी भी इंस्टेंट पे, टाइम इंस्टेंट पे हमें कितना चार्ज हमारे पास है वो पता करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली व्हाट वी हैव टू जस्ट डू इन दिस केस बेसिकली कि हमें कुछ और मैथमेटिक्स परफॉर्म करनी होगी। बट अगेन आई एम रियली नॉट गोइंग टू डू दैट because that is some real complicated mathematics and the video is gonna be one shot, that is the reason। उसमें मैं ये सारे डेरिवेशंस नहीं करूँगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे हम लोग जो चार्ज डिफाइन करते हैं एट अ टाइम इंस्टेंट t, दिस इज नथिंग बट द फाइनल चार्ज
टाइम्स में हो गया 1 माइनस एप्सिलॉन पे पावर माइनस टी ओवर आर सी। सो इस फाइनल चार्ज को हम लोग एप्सिलॉन सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज एप्सिलॉन सी टाइम्स में 1 माइनस ई पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि यूज होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन किसी टाइम इंस्टेंट टी पे। और रिमेंबर व्हाट आर द टर्म्स इन दिस, किसी भी इंस्टेंट पे जो चार्ज होगा दिस इज फाइनल चार्ज, जिसे एप्सिलॉन सी यानी कि ईएमएफ टाइम्स कैपेसिटेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम्स में ये हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ टी माइनस टी, एक्चुअली माइनस टी, जिस टाइम पे हमें क्या पता करना है, चार्ज पता करना है, ओवर में रेजिस्टेंस, टाइम्स में कैपेसिटेंस। तो ये हो गया हमारा चार्ज। सिंस वी नो करंट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लें तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज नथिंग बट आई नॉट, दैट इज द इनिशियल करंट, जिसे हम लोगों ने एप्सिलॉन ओवर आर, ये एक्चुअल में हमें मिलता है एप्सिलॉन ओवर आर, बट इसे आई नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं टाइम्स में ई पावर माइनस टी ओवर आर सी। दिस इज द इनिशियल करंट टाइम्स ई पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये हमें फाइनली मिल गया। दिस इज द करंट जो कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे होगा। दिस इज हाउ यू चार्ज अ कैपेसिटर। फाइनली जो करंट हो जाता है वो जीरो हो जाता है एंड कैपेसिटर पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे हमें जो माइनस टी ओवर आर सी टर्म दिख रहा है, क्या होगा अगर टी आर सी के इक्वल होगा, इन केस टी आर सी के इक्वल होगा, सो दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन पे पावर माइनस 1, यानी कि जो फाइनल चार्ज होगा यहाँ पे अगर देखें दिस बिकम 0.632 ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, राइट, 0.632 ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट टर्म कि जब टी आर सी के इक्वल होगा तो इससे हम लोग सिंबल टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ टू बी इक्वल टू आर सी। इसे हम लोग टाइम कांस्टेंट या फिर रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, द टाइम कांस्टेंट और रिलैक्सेशन टाइम। ये टाइम कांस्टेंट या फिर रिलैक्सेशन टाइम डिफाइन करता है कि कब कितने क्विकली हमारा ये कैपेसिटर चार्ज हो सकता है। सिंस ये कैपेसिटर की भी एक प्रॉपर्टी है एंड रेजिस्टेंस की भी एक प्रॉपर्टी है दैट यू हैव यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट। दिस इज हाउ यू चार्ज अ कैपेसिटर। रिमेंबर, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने मान तो लिया कि फाइनली ये करंट जीरो हो जाएगी। प्रैक्टिकली ऐसा कभी होता नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करती है, लेकिन ये चार्ज फाइनली कभी एप्सिलॉन सी वाली वैल्यू अटेन नहीं कर पाता एंड करंट फाइनली कभी भी जीरो नहीं हो पाती है। एनी फाइनाइट टाइम इंटरवल, इनफाइनाइट टाइम में एज्यूम करें तो ये करंट जीरो एंड ये चार्ज एप्सिलॉन सी के इक्वल होता है। बट वी नो इन फिजिक्स देयर इज नथिंग लाइक एन इनफाइनाइट टाइम इंटरवल। हाँ, हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं बहुत ही लंबी टाइम इंटरवल के बाद। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। किसी कैपेसिटर को चार्ज ऐसे करते हैं, डिस्चार्ज करना है, ऑल यू हैव टू डू इज इस एप्सिलॉन को हटा दो, ईएमएफ सोर्स को हटा दो एंड स्विच को यहाँ से कनेक्ट कर दो, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज एक्चुअल में एक्सपोनेंशियली होगा। इस केस में जो हमारा चार्ज होता है बेसिकली किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, ऑब्वियसली चार्ज किसी भी टाइम इंस्टेंट पे यहाँ पे डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली चार्ज डिक्रीज करेगा। दिस इज नथिंग बट जो आपके पास इनिशियल चार्ज थी ऑन द कैपेसिटर वो रखनी है टाइम्स में ई पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये भी इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर। उसके अलावा जो हमारा किसी भी टाइम इंस्टेंट पे करंट होगा, दिस इज नथिंग बट डी क्यू ओवर में डी टी। यहाँ पे करंट नेगेटिव होगा क्योंकि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है। दिस इज नथिंग बट माइनस क्यू नॉट ओवर में आर सी हो गया, टाइम्स में ये हो गया ई पावर माइनस टी ओवर आर सी एंड क्यू नॉट ओवर आर सी द, इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं द इनिशियल करंट। सो माइनस आई नॉट हो गया टाइम्स में ई पावर माइनस टी ओवर आर सी। ऑब्वियसली इनिशियल करंट इटसेल्फ इज नेगेटिव, तो यहाँ पे एक माइनस साइन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत होगी। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारी बने एंड इवन इन दिस, ये तो टाइम कांस्टेंट है, ये दोनों इक्वेशंस फॉर चार्जिंग अ कैपेसिटर, चार्ज होता है तो टाइम पे टी पे कितनी इसकी वैल्यू होगी, करंट की कितनी वैल्यू होगी जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू एक्सप्रेस द चार्ज एंड द करंट इन द डीसी सर्किट। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट डायरेक्ट करंट सर्किट्स एंड आरसी सर्किट्स। एंड yes, that was all for today। कुछ डिवाइसेस होते हैं which use किरचॉफ के रूल्स एंड स्टफ,
लाइक यहाँ पे जो हमारे डीसी सर्किट्स होते हैं, यू स्टडी अबाउट वोल्ट मीटर्स, यू स्टडी अबाउट पोटेंशियोमीटर्स, यू स्टडी अबाउट एमीटर्स एंड ओमीटर्स, बट दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी नोज। एमीटर्स जिससे हम लोग 2 पॉइंट्स के बीच की करंट, किसी भी सर्किट में करंट मेजर करते हैं। जो ओम मीटर्स होते हैं वो किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। जो हमारे वोल्ट मीटर्स होते हैं ये बेसिकली वोल्टेज को मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। एंड पोटेंशियोमीटर जो होते हैं वो एक्चुअल में किसी भी सोर्स की ईएमएफ मेजर करते हैं। That is the thing. So this is something that everybody knows, and I have also talked about them a lot in previous videos. So this was what was in direct current circuits for JEE NEET all in one shot, and thanks to you always, and Jai Hind Jai Bharat.